हेलो दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग पे मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आपके सामने है, ये है एनसीईआरटी ज्योग्राफी यानी भूगोल क्लास 6 का आज जो लेसन है 6 है, जिसमें आज का टॉपिक है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर आल का बटन प्रेस कर दे, ताकि डेली के आने वाले जो वीडियो हैं आपको ईजिली मिल सके। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले जो बात किया गया है वो है कि पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप है। अब आगे जो बात किया गया वो है कि स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे नीचे तथा कुछ समतल होते हैं। और इसमें आगे जो बात किया गया है वो है दोस्तों कि ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। ठीक है, इसमें आगे और जो बात किया गया है दोस्तों वो है कि दूसरी या बाहरी बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया है। और पृथ्वी की सतह के टूट कर घिस जाने को अपरदन कहते हैं। अपरदन किसे कहते हैं? तो पृथ्वी की सतह के टूट कर घिस जाने को अपरदन कहते हैं। ठीक है, आगे जो बात किया गया है दोस्तों वो है कि अपरदन की क्रिया के द्वारा सतह नीचे हो जाता है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इसका फिर से निर्माण होता है। ये दो प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होता है। और इसमें आगे जो बात किया गया दोस्तों वो है कि हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों एवं मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों बात किया गया था कि हम इसको 3 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, पर्वत, पठार एवं मैदान। तो एक एक के बारे में अच्छे से जो है दोस्तों चर्चा किया गया है। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले जो बात किया गया है वो पर्वत के बारे में। क्या बात किया गया है दोस्तों? तो पर्वत यानी पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। और पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है और यह आसपास के क्षेत्र में बहुत ऊंचा होता है। और कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाती है। इसके अलावा जो बात किया गया है दोस्तों वो है कि कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियाँ होती हैं, जिन्हें हिमानी कहा जाता है। इसके अलावा जो बात किया गया है दोस्तों वो है आपका कि कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं तथा जिन्हें आप नहीं देख सकते हैं। और आगे जो बात किया गया वो है कि कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। इसमें आगे जो बात किया गया है वो है कि पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकता है, जिसे श्रृंखला कहा जाता है। दोस्तों, आगे हम बात करें तो वो है कि बहुत से पर्वतीय तंत्र समांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं, जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। हिमालय, अल्प्स तथा एंडीज क्रमशः एशिया, यूरोप तथा दक्षिणी अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ठीक है, अब आगे जो बात किया गया है दोस्तों आपका वो है कि पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। पहला बलित पर्वत, दूसरा भ्रंशत्व पर्वत और तीसरा ज्वालामुखी पर्वत। अब इसमें जो बात किया गया है दोस्तों वो है कि हिमालय तथा अल्प्स बलित पर्वत हैं, जिनका सतह उबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार है। और आगे जो बात किया गया है दोस्तों वो है कि भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी बलित पर्वत श्रृंखला है। और थोड़े से आगे चले और हम आपसे बात करें दोस्तों तो वो है कि अपरदन के प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। अब इसमें जो आगे बात किया गया है दोस्तों वो है कि उत्तरी अमेरिका के
अल्पेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं एवं इनकी ऊंचाई कम है और ये बहुत पुराने बलित पर्वत है। इसमें आगे जो बात किया गया है दोस्तों वो है कि जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है तब भ्रंशोत्तर पर्वतों का निर्माण होता है दोस्तों। और इसमें हम जो बात करेंगे वो है कि ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड यानी हर्स्ट तथा नीचे धंसे हुए खंडों को द्रोणिका भ्रंश यानी ग्रोवेन कहा जाता है। इसमें आगे जो बात किया गया है दोस्तों वो है कि यूरोप की राइन घाटी तथा वासजेस पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं। ठीक है, अब इसमें जो आगे बात किया गया है दोस्तों वो है कि ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं, जैसे अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा इस तरह के पर्वत के उदाहरण हैं। ठीक है, इसमें आगे जो बात किया गया है दोस्तों वो है कि प्रशांत महासागर में स्थित मानाकी पर्वत हवाई द्वीप सागर की सतह के नीचे स्थित है और इसकी ऊंचाई की बात करें दोस्तों तो वो है 10,205 मीटर एवरेस्ट शिखर से अधिक है। ठीक है, इसमें जो आगे बात किया गया है दोस्तों वो है कि पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं और पर्वत जल के संग्रह सागर होते हैं और बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित हिमानियों में होता है। इसके अलावा जो बात किया गया है दोस्तों आपका वो है कि पर्वत में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ तथा जीव जंतु पाए जाते हैं और वनों से हमें ईंधन, चारा, आश्रय तथा दूसरे उत्पाद जैसे गोंद इत्यादि प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जो बात किया गया है दोस्तों वो है कि सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग उपयुक्त स्थान है और वे पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता देखने के लिए करते हैं। विभिन्न प्रकार के खेल जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग तथा स्कीइंग पर्वतों के प्रचलित खेल है। ठीक है, अब जो आगे बात किया गया है दोस्तों वो है पठार। चलिए देखते हैं पठार के बारे में क्या क्या बातें किया गया है। तो दोस्तों पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है और यह आसपास के क्षेत्रों के से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसकी ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। इसमें आगे जो बात किया गया दोस्तों वो है कि पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। और इसमें आगे बात करें दोस्तों तो वो है कि पठारों की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक होता है। और थोड़े से आगे चले दोस्तों तो बात किया गया है कि पर्वतों की तरह पठार भी नए पुराने हो सकते हैं और भारत में दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक है। और थोड़े से आगे चले दोस्तों तो जो बात किया गया है वो है कि केनिया, तंजानिया तथा युगांडा पूर्वी अफ्रीका पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार का उदाहरण है। ठीक है, आगे एक उदाहरण है दोस्तों जैसा कि दिया गया है कि तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है जिसकी ऊंचाई मध्य समुद्र तल से यानी 4,000 से 6,000 मीटर तक है। अब इसमें आगे जो बात किया गया दोस्तों वो है कि पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि इसमें खनिजों की प्रचुरता होती है। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित है। आगे जो बात किया गया दोस्तों आपका वो है कि अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरा के खनन के लिए प्रसिद्ध है और भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला तथा मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, आगे चले दोस्तों तो बात किया गया है कि भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्णरेखा नदी पर स्थित हुडरू जलप्रपात तथा कर्नाटक में जोग जलप्रपात इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण हैं। इसमें आगे और बात किया गया है कि लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ है एवं खेती के लिए काफ़ी अच्छी होती हैं। और थोड़े से आगे चले तो दोस्तों बात किया गया है
कि कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करती है। ठीक है, अब आगे जो बात किया गया है दोस्तों तीसरा, वो है आपका मैदान। ठीक है, चलिए देखते हैं मैदान के बारे में क्या बात किया गया है। तो दोस्तों मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं जो मध्य समुद्र तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। अब इसमें जो आगे बात किया गया है दोस्तों वो है कि कुछ मैदान काफ़ी समतल होते हैं और कुछ उर्मिल तथा तरंगित हो सकते हैं। आगे जो बात किया गया है दोस्तों वो है कि अधिकांश मैदान नदियों तथा उसकी सहायक नदियों के द्वारा बने होते हैं। और आगे जो दोस्तों वो है कि नदियाँ पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं तथा उन्हें अपरदित कर देती हैं। ठीक है, आगे जो बात किया गया है दोस्तों वो है कि वे अपरदित पदार्थ जो अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थ हो जैसे कि पत्थर, बालू तथा सिल्ट को भी घाटियों में निक्षेपित कर देती हैं। ठीक है, और थोड़े से आगे चले दोस्तों और हम आपसे बात करें तो उन्हीं निक्षेपों से मैदान का निर्माण होता है। ठीक है, आगे जो बात किया गया है दोस्तों वो है कि सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। यहाँ परिवहन के साधनों का भी निर्माण करना आसान होता है। ठीक है, और आगे चले और हम आपसे बात करें दोस्तों तो वो है कि नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे जो बात किया गया है दोस्तों वो है कि एशिया में स्थित भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान तथा चीन में यांगत्से नदी का मैदान प्रमुख है। ठीक है दोस्तों, इसमें और आगे जो बात किया गया है वो है कि मैदान मनुष्य के रहने के सबसे उपयोगी क्षेत्र होते हैं और यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है। आगे जो बात किया गया है वो है आपका दोस्तों कि उपजाऊ मिट्टी के कारण यह भाग खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है और भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। ठीक है, आगे जो टॉपिक है दोस्तों वो है आपके सामने, वो है स्थल रूप एवं लोगों के बारे में। चलिए आइए देखते हैं इसके बारे में क्या क्या चर्चा किया गया है। तो दोस्तों स्थल रूप की विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार से जीवन यापन करते हैं। जैसे पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है और मैदानी क्षेत्र का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है। इसमें और आगे जो बात किया गया है दोस्तों वो है कि मैदानों में फसलें उगाना, घर बनाना या सड़क बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान होता है। ठीक है, और इस तरह आपका जो लेसन है लेसन 6 कंप्लीट होता है दोस्तों आपका। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल का बटन प्रेस कर दे ताकि डेली के आने वाले जो वीडियो हैं आपको ईजिली मिल सके। तो दोस्तों अपने फ्रेंड, कलीग्स, यार या रिलेटिव जिनसे जुड़े हुए हैं उनके यहाँ वीडियो शेयर करें ताकि अदर पर्सन को भी इस कंटेंट से आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी मदद मिल सके। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो और ऐसे ही राइटिंग नोट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।